हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। एक बार मैं किसी एयरपोर्ट पे था और एयरपोर्ट पे तभी मेरे पास एक न्यूज़ आती है। वहां पे जो अलार्म होता है वो बजने लगा और न्यूज़ आती है कि यहाँ पे एयरपोर्ट पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब होने की आशंका है और हर फ्लाइट को 3 घंटे से 4 घंटे तक रोक दिया गया। कोई भी फ्लाइट ना लैंड कर रही थी, उनको डाइवर्ट कर दिया गया, ना ही को वहां से एक तरीके से टेक ऑफ कर रही थी। सारी फ्लाइट्स को 3-4 घंटे के लिए रोक दिया गया, जिसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ा और जो बिजनेस और जो लोग वहां से ट्रेवल कर रहे थे डेफिनेटली उनको भी काफी लॉस हुआ होगा। ये घटना कोई ऐसी घटना नहीं है जो पहली बार हो रही है। ऐसी घटना बार बार होती रही है पास्ट में। जब भी कोई सस्पेक्टेड रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कहीं पे मिलता है तो इस तरह का र्यूमर जनरली फैल जाता है कि ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है ये न्यूक्लियर बॉम्ब ही है और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है, जिसकी वजह से स्टैम्पीड हो सकते हैं और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। प्लस में इंटरनेशनली कोई हमारी कंट्री को डिफेम कर सकता है, जिसकी वजह से हमें जरूरत है कि कोई भी अगर ऐसा मटेरियल पुलिस फोर्स या आर्म्ड फोर्सेस को मिलता है तो उनको पहले ठीक से कंफर्म कर लेना चाहिए कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप आपको मिला है कि ये रियलिटी में किस यूज के लिए, किस पर्पस के लिए इसको यहां पे ले जाया जा रहा था और इससे कितने इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके कितना डिजास्टर हो सकता है, पहले उसको चेक करवाया जाए रेगुलेटिंग अथॉरिटीज के द्वारा, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और ऐसे काफी सारे रिसर्च लैब्स हैं इंडिया के अंदर में। पहले उनसे कंफर्म किया जाए और उसके बाद ही मीडिया के सामने उसको डिस्क्लोज करें, अपनी इंफॉर्मेशन को रिवील करें। ऐसी ही कुछ न्यूज अभी आई है कुछ टाइम पहले बिहार से और उत्तराखंड से, जहां पे पुलिस फोर्स ने वहां पे कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को सीज किया है, लेकिन सीज करते ही उन्होंने एक तरीके से ऐसे र्यूमर्स फैला दिए जिस वजह से पूरी इंडिया में अफरा तफरी फैल गई। जो कमांडिंग फोर्सेस थी वो अलर्ट हो गई, उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। डेफिनेटली सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको क्लियर कट बोल दिया है पुलिस फोर्सेस को कि कभी भी अगर आपको ऐसे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स और सस्पेक्टेड आइटम्स मिलते हैं तो उस केस में आपको पहले जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं उसको पहले इंफॉर्म करना पड़ेगा और जब वो वहां पे उसको क्लियर कर देते हैं, यानी ये बता देते हैं कि जी हाँ ये पर्टिकुलर आइटम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप और इस गलत पर्पस के लिए यूज हो रहा था, तभी उसको इंफॉर्मेशन को मीडिया के सामने रिवील करें अकॉर्डिंग टू द मीडिया पॉलिसी एक्ट जो है हमारा 2010। आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को कहां पे यूज किया जा सकता है, इंडिया में कौन कौन से रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं, इसके फायदे होंगे, क्या इसके नेगेटिव हो सकते हैं, न्यूक्लियर वेस्ट मटेरियल कहां से जनरेट होते हैं और जो हमारी रिसेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस है वो क्या कहती हैं। आइए आज इसको डिटेल में समझते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इसके टाइप्स देखेंगे, यूजेस, हेल्थ हैजार्ड्स देखेंगे एंड रेगुलेटरी मेजर्स। बात करते हैं करंट न्यूज की, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्लियर कट हम यहां पे बोला है, डोंट रश टू द मीडिया ऑन सीजर ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। यानी जैसे ही आपको कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल एयरपोर्ट पे कहीं या फिर किसी हॉस्पिटल में या फिर कहीं भी आपको इंडस्ट्री में कहीं पे भी दिखाई देता है, सस्पेक्टेड आपको दिखाई देता है, तो इमीडिएटली मीडिया के सामने ये आपको नहीं बोलना है कि हमें कोई बॉम्ब मिला है या फिर कोई एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब आपको आइडेंटिफाई हुआ है। आपको सबसे पहले उसको कंफर्म करना है। हो सकता है कि वो किसी पीसफुल यूज के लिए कोई पर्सन ले जा रहा हो और हो सकता है कि वो कोई गवर्नमेंट के ही किसी प्रोजेक्ट में काम हो रहा हो, लेकिन आपने उसको गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के सामने हमारी जो इमेज है वो एक तरीके से डाउन हो जाती है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे इकोनॉमी और बिजनेस के ऊपर भी पड़ता है। यानी ऐसा हो सकता है कि दूसरी कंट्रीज इस डाउट में रहे कि ये जो पर्टिकुलर कंट्री है इंडिया, ये कहीं ना कहीं बॉम्ब के डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व है। जब भी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान और इस तरह की जो कंट्रीज हैं इंडिया के अंदर में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स डेवलप करने लगती हैं, और या फिर हम जापान की बात करें
तब ये प्रॉब्लम्स हमने देखी हैं। तो उस टाइम पे हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रही हैं, बट मेन प्रॉब्लम है कि वो इमीडिएटली रिवील करती हैं इस इंफॉर्मेशन को टू द मीडिया, जो कि हमें पहले कंफर्म कर लेना चाहिए। तो डोंट रश टू द मीडिया ऑन सीजर। अगर आप कोई सीज करते हैं कोई पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव मटेरियल, तो देख लीजिए कोई पीसफुल पर्पस का रेडियो एक्टिव मटेरियल भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं वो हम पीसफुल पर्पस के लिए भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इंडिया में इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, ये एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर में यूज किया जाता है, ये पाइपलाइंस के अंदर में यूज किया जाता है, लीकेज के लिए यूज किया जाता है, क्रैकिंग के लिए यूज किया जाता है। तो बहुत सारी चीजों के लिए इसको पहले ही हम यूज करते हैं। तो पहले आपको इससे पहले कंफर्म करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू द स्टेट्स, इन्होंने गाइडलाइन इशू करी है स्टेट्स को कि उससे पहले आपको फॉरेंसिक जो हमारी लेबोरेटरीज होती हैं, स्पेशली DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की जो लेबोरेटरी होगी, उससे पहले आपको कंफर्म कर लेना चाहिए इमीडिएटली। MHA recently notified multiple instances where मिनट्स आफ्टर रिकवरिंग, जैसे ही आपको मिला अगली ही मिनट आप कैसे बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर आइसोटॉप या ये पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप एक पर्टिकुलर गलत पर्पस के लिए यूज हो रहा था, जिसकी वजह से हमारा ये गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सकती है और दूसरी कंट्रीज तक भी पहुंच सकती है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज इश्यूड गाइडलाइंस टू स्टेट्स एंड द यूटीज रिगार्डिंग द मीडिया स्टेटमेंट रिलेटेड टू द सीजर ऑफ द रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। उदाहरण के तौर पे जैसा मैंने अभी बताया आपको, बिहार का ऐसा केस हमें देखने को मिला, हमें उत्तराखंड में देहरादून में ऐसा केस देखने को मिला, कुछ टाइम पहले दिल्ली के अंदर में ऐसा केस देखने को मिला। तो वहां पे इन्होंने इन केसेस के लिए ही, इस वजह से ही इस तरह की गाइडलाइंस इशू की हैं। द मिनिस्ट्री हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर प्रीमैच्योर एंड अनवेरिफाइड मीडिया रिपोर्ट्स following the recovery of the suspected radioactive material by state police। तो स्टेट पुलिस के लिए आप जानते होंगे कि हमारी जो पुलिस होती हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आती हैं, तो गाइडलाइंस भी हमें होम अफेयर्स की ही फॉलो करनी पड़ती हैं। बात करते हैं की पॉइंट्स की, तो जो मैंने अभी बताया आपको कि हमें पहले डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से इसको कंसल्ट करना चाहिए, उनकी जो फोरेंसिक लैब्स होती हैं उसको पहले कंसल्ट करना चाहिए। इसका जो इम्पैक्ट है डेफिनेटली बहुत ही गलत, इंटरनेशनली इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऐसा लग सकता है दूसरी कंट्रीज को कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर की जो ब्लैक मार्केटिंग है उसमें इन्वॉल्व है इंडिया, इसलिए बार बार इस तरह की चीजें वहां पे मिल रही हैं। अंडरमाइंड ग्लोबल जो हमारा ट्रस्ट है इन इंडियाज एबिलिटी टू हैंडल सेंसिटिव मटेरियल। आप ये जानते होंगे कि जब 2008 में जब जो एनर्जी और इस तरह की जो चीजें थी इंडिया के पास नहीं होने की वजह से यूएस के सामने हमारे सामने प्रॉब्लम आ सकती थी, यानी यूएस से जो हम मटेरियल्स को इंपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ इस वजह से क्योंकि इंडिया टॉप 5 वर्ल्ड की टॉप 5 ट्रस्टेड कंट्रीज में आता है, जिसकी वजह से हम एनएसजी मेंबर ना होने के बाद भी, CTBT ना साइन करने के बाद भी, NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ना साइन करने के बाद भी हमने बहुत सारी डील्स को साइन किया है। जैसे कि हम बात करें कि जब मनमोहन सिंह जी पहुंचे थे USA में, तो उन्होंने जो डील किया था न्यूक्लियर से रिलेटेड, उसके लिए कंपलसरी था कि मेंबर, NPT का मेंबर और एनर्जी का मेंबर होना जरूरी है, लेकिन फिर भी ये डील साइन हो गई क्योंकि वहां पे उन्होंने हाइडे एक्ट इंप्लीमेंट किया, यानी सिर्फ इंडिया के लिए ट्रस्ट बेसिस पे इंडिया के लिए उन्होंने अपना जो अमेंडमेंट किया सेक्शन 123 ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954 के अंदर में, उन्होंने इसको चेंज किया, इसके अंदर में एक अमेंडमेंट डाल के एक क्लोज ऐड किया कि ये हर कंट्री के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ एक्सेप्ट फॉर इंडिया। इंडिया अगर मेंबर नहीं भी है फिर भी हम इसके लिए अलग से अलाउ कर रहे हैं। डेफिनेटली स्पेशल वेवर मिला हमें 2005 से 8 के बीच में, इस वजह से क्योंकि हम ट्रस्टेड कंट्री में आते हैं। अगर इस तरह के ब्लेम इंडिया के ऊपर लगते रहेंगे तो डेफिनेटली इससे हमारा जो डिफेमेशन होगा और आगे फ्यूचर में होने वाले जो ट्रेड्स हैं, जैसे कि अभी कुछ टाइम बाद जो ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप है, इंडिया में आने वाले हैं, तो इंडिया में आज जब वो आएंगे तो उस टाइम पे भी इस तरह की कुछ मीटिंग्स होंगी, लेकिन अगर इस तरह से इंटरनेशनली डिफेम कर दिया गया, हो सकता है कि कुछ जो न्यूक्लियर से रिलेटेड डील्स हैं और जो दूसरे जो FDI हैं उसमें भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिले। गाइडलाइंस ऑन पुलिस मीडिया ब्रीफिंग जो है वो मेंशन की गई है हमारे अप्रैल 1, 2010 को, जिसको हम बोलते हैं गाइडलाइंस फॉर पुलिस ऑफिसर्स मीडिया पॉलिसी, which emphasizes that police briefing should be based on confirmation facts
नॉट स्पेकुलेटिव और अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन। बात करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आखिर होते क्या है, इनसे क्या क्या इनके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें कि जब भी हमारा मास बाय साइज रेशियो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जब भी मास बाय साइज रेशियो किसी एटम का बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो अपने ऑब्जेक्ट यानी मेनली न्यूक्लियस के अंदर में, आप जानते होंगे एटम के अंदर में तीन चीजें होती हैं। एक होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट होता है, और उसके बाहर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर हम न्यूक्लियर मटेरियल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड यानी इलेक्ट्रॉन से हमें यहां पे लेना देना नहीं है। मेनली हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के अंदर में जो हमारा साइज होता है न्यूक्लियस का वो वेरी करता है 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻⁻15 मीटर तक। तो 10⁻⁻14 से -15 मीटर के बीच में जो न्यूक्लियस का साइज वेरी करता है, इसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दोनों इंक्लूडेड हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बीच में कितना डिफरेंस होगा, बहुत ही कम। यानी अगर हम यहां पे दो अगर एलिमेंट्स को अगर कंपेयर करें, उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं ट्रिटियम की और बात करते हैं यूरेनियम 235 की, तो इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं हमारे, ये जो नीचे वाला वैल्यू होता है ये प्रोटॉन रिप्रेजेंट करता है, तो प्रोटॉन है यहां पे 1 और जो यहां पे न्यूट्रॉन्स है वो है यहां पे 2। वहीं पे यहां पे अगर हम देखेंगे तो प्रोटॉन्स है 92 और जो हमारे न्यूट्रॉन्स है वो है 143। यानी इन दोनों की अगर हम न्यूक्लियस को अगर कंपेयर करेंगे तो इसका न्यूक्लियस का साइज है ये, जिसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स है, और वहीं पे अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो लगभग इससे थोड़े ही साइज बड़े में यानी थोड़े बड़े साइज में हमारे पास 92 प्रोटॉन्स और 143 न्यूट्रॉन्स को हमें रखना पड़ेगा। डेफिनेटली इसका मास बाय साइज रेशियो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका भी अगर हम इसके जो 1H1 से अगर इसको कंपेयर करेंगे, इसका भी हमें इसके कंपैरेटिवली ज्यादा मास दिखाई देगा, इसका हमें इससे ज्यादा कंपैरेटिवली दिखाई देगा। तो जितना आपका मास बाय साइज रेशियो ज्यादा होगा, आपकी बॉडी के अंदर के न्यूक्लियस के अंदर से लीकेज स्टार्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। इसी एमिशन को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। यानी जो भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका मास बाय साइज रेशियो एक लिमिट से ज्यादा है, उनकी बियरिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा है, तो वो अपनी बॉडी में से 3 तरह के पार्टिकल्स को एमिट करना स्टार्ट कर देते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, और ऐसे ही एलिमेंट्स को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। वहीं पे अगर हम इसको थोड़ा और कॉम्पैक्ट कर दें तो ये एक ब्लास्ट का फॉर्म ले लेगा, यानी इसमें ब्लास्ट हो सकता है और इन्हीं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से बनाए जा सकते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स। लेकिन ये सिर्फ इसका एक एस्पेक्ट है, इसको हम और भी जगह यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। सो वी हैव मल्टीपल यूजेस ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। अभी आप समझ गए होंगे कि रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होते हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं जो अपने मास बाय साइज रेशियो की वजह से डीके करते रहते हैं एटॉमिक न्यूक्लियाई से, और वो जनरली 3 फॉर्म में करते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा का मतलब होता है हीलियम 2+, बीटा होता है इलेक्ट्रॉन जब बहुत फास्ट रेट से चलता है उसको हम बोलते हैं बीटा, और वहीं पे जब हमारे फोटॉन्स बहुत ही फास्ट फ्रीक्वेंसी से चलते हैं, लगभग 10⁻29 फ्रीक्वेंसी से जब ये हमारे फोटॉन्स चलते हैं तो उन्हीं को बोलते हैं हम गामा। यानी न्यूक्लियस के अंदर में ये सारी चीजें निकल के आती हैं और उसी को हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स बोल रहे हैं। ये मटेरियल अपने इसी नेचर की वजह से अनस्टेबल होते हैं and lose their energy over the time, a process that can taken from fraction of a second to millions of years depending on the isotope। डेफिनेटली ये एक टाइप की लीकेज है जो कि न्यूक्लियस के अंदर में हो गई है। इसी को अगर हम समझना चाहें, मान लीजिए कि आपके पास एक बैग है जिसके अंदर आप 5 kg की कोई सैंड फिल कर सकते हैं, लेकिन उस बैग के अंदर में आपने 5 की जगह 20 kg सैंड फिल कर दी है। डेफिनेटली उसके अंदर में लीकेज स्टार्ट हो जाएगी, और लीकेज की वजह से जितने टाइम में वो क्वांटिटी हाफ हो जाएगी उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ।
यानी जिसका कैपेसिटी नॉर्मल 5 kg था, आपने उसमें 20 kg फिल किया, और 20 kg फिल करने के बाद अगर उसकी क्वांटिटी जब 10 हो जाएगी तो जितने टाइम में इस लीकेज की वजह से जो मटेरियल गिर गया, वहां से निकल गया, उतने टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ। यानी ऐसा टाइम जितने टाइम पीरियड के अंदर में रेडियो एक्टिव आइसोटोप लीकेज की वजह से अपनी क्वांटिटी को हाफ कर देता है, दैट इज नोन एज हाफ लाइफ। सो द टाइम टेकन बाय द रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू जस्ट हाफ टू बिकम हाफ, दैट इज नोन एज द हाफ लाइफ। ये प्लूटोनियम के केस में जब हम कंसीडर करते हैं वो आता है लगभग 24,000 साल, 24,000 ईयर्स। इसका मतलब अगर हम 1 kg प्लूटोनियम लेते हैं तो 24,000 साल बाद वो ऑटोमेटिकली इस फ्यूजन इस एमिशन की वजह से, इस रेडियो एक्टिव एमिशन की वजह से उसकी क्वांटिटी हाफ kg हो जाएगी 24,000 साल बाद। वहीं पे अगर हम आयोडीन को अगर हम लेते हैं तो आयोडीन की जो हाफ लाइफ है वो है 11 दिन। यानी अगर हम आज 1 kg आयोडीन कंसीडर करते हैं तो 11 दिन बाद हमें हाफ kg आयोडीन आइसोटॉप मिलेगा, और उसके अगले 11 डेज में वो 1/4 हो जाएगा। धीरे धीरे करके वो एक टाइम आएगा कि वो पूरा डिमिनिश हो चुका है। तो इसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ। एंड दिस इज ऑल अबाउट दी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को जनरली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि जो कस्टमर है या जो यूजर है उसको पता चल जाए कि किस बॉक्स में किस तरह का मटेरियल है, तो उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। बात करते हैं कॉमन टाइप के जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हम यूज करते हैं, जैसे कि यूरेनियम 232, यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, यूरेनियम 236। 6 जनरली बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है इसलिए कम यूज किया जाता है। यूरेनियम 238, यूरेनियम 239, जिसको हम प्लूटोनियम भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि कैटेगरी दोनों की एक ही हो जाती है रेडियो एक्टिविटी के अंदर में। वहीं पे प्लूटोनियम 239, तो ये सारे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स का मतलब होता है कि जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे यूरेनियम 23592 और यूरेनियम 23892, यहां पे दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास सेम नहीं है। दीज आर नॉन एज रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। तो जो यूरेनियम प्लूटोनियम को हम जनरली यूज करते हैं अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने में, कुछ कंट्रीज उसको यूज करती हैं, और इसको यूज किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। रेडॉन को की अगर हम बात करें तो सॉइल और रॉक्स में हमें ये मिलता है रेडॉन, जो कि बहुत ज्यादा केमिकली और इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। सीशियम और हम कोबाल्ट 60 की बात करें तो जनरली इनको इंडस्ट्रियल और जो हमारे कैंसर ट्रीटमेंट होता है, गामा जिसको हम बोलते हैं रेडियोथेरेपी, वो रेडियोथेरेपी एक्चुअली में कोबाल्ट 60 से प्रोवाइड की जाती है क्योंकि कोबाल्ट 60 एक बहुत अच्छा सोर्स होता है गामा रेज का, और गामा रेज से हम जो हमारे जो सेल्स होते हैं उनके जो जीन्स होते हैं उनको म्यूटेट कर देते हैं और कैंसर को हम काफी हद तक रोक सकते हैं बाय द कोबाल्ट 60। ऐसे ही सीजियम 137 को इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के साथ यूज किया जाता है। अगर हम एग्जांपल सोचे तो एक तरह का एक्सरे, यानी एक्सरे हम जनरली जब करते हैं अपनी बॉडी में तो हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी की बोन्स के अंदर में कहां पे क्रैक है। ऐसे ही कोई कार, कोई ऐसे प्रोडक्ट्स, कोई जो कीमती प्रोडक्ट्स है और बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, अगर ये मार्केट में आएंगे और उसमें हल्का सा अगर क्रैक हुआ तो क्रैक होने की वजह से वो चीज खराब हो सकती है, यानी चलती हुई कार टूट के 2 पार्ट में डिवाइड हो सकती है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग के फेजेस में देखा था, जब इलेक्ट्रिक रिक्शा जब मार्केट में आए थे तो इलेक्ट्रिक रिक्शा बीच में से 2 पार्ट में टूट जाते थे, जिसकी वजह से काफी सारे एक्सीडेंट और डेथ भी हुई है। उन डेथ को रोका जा सकता है, उन एक्सीडेंट को रोका जा सकता है क्योंकि आज हमारे पास ऐसी रेडिएशंस है जिसके थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट के बीच में कोई अगर छोटा सा माइनर क्रैक भी है तो एक्सरे की तरह हम वो उस क्रैक को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बड़ी बड़ी जो कार कंपनीज है वो इस तरीके से कार के अंदर क्रैक्स फाइंड आउट करने के लिए सीजियम और ये सब यूज करती हैं। स्ट्रोंशियम की अगर हम बात करें, इट्स फाउंड इन द न्यूक्लियर वेस्ट एंड यूज्ड इन द सम मेडिकल एप्लीकेशंस, यानी जब हमारे थायराइड्स हो जाती हैं और जो हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर में कुछ कैंसर ट्रीटमेंट्स के अंदर में इसको यूज किया जाता है स्ट्रोंशियम 90 को। न्यूक्लियर वेस्ट भी हमारा इसमें बहुत ज्यादा जो प्रोड्यूस होते हैं उसके अंदर भी स्ट्रोंशियम हमें मिलता है, तो वहां का एक बहुत अच्छा सोर्स हमें स्ट्रोंशियम एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की फॉर्म में हमें यहां पे दिख जाता है।
बात करते हैं फर्दर इस यूज की। मेडिकल यूज कैंसर ट्रीटमेंट में जैसा मैंने बताया आपको कोबाल्ट 60, इरिडियम 192 यूज किए जाते हैं। मेडिकल इमेजिंग जैसा मैंने आपको अभी एक्सरे वाला एग्जांपल दिया, तो वैसे ही हम इसमें टेक्टिटियम जो 99M है, फ्लोरीन जो 18 है, इसको हम यूज कर सकते हैं जो पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी है, या फिर सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी, पैट या फिर स्कैप। यानी ये है हमारा पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉन का जो एंटीमेटर है उसी को हम बोलते हैं पोजिट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव चार्ज। सो पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। टोमोग्राफी आपने कभी लाइफ में सुना होगा, ये जब आप सीटी स्कैन करवाते हैं तो सीटी स्कैन के अंदर में इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सीटी स्कैन और एक्सरे में क्या डिफरेंस होता है? सीटी स्कैन का मतलब होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैनिंग, कंप्यूटर से टोमोग्राफी की स्कैनिंग की गई है। वहीं पे एक्सरे क्या होता है? जस्ट एक ही डिफरेंस है मेनली, सीटी स्कैन 3 डायमेंशनली एक्सरे को बोलते हैं और एक्सरे जो होता है वो 2 डायमेंशनली होता है सिर्फ। तो एक्सरे को जब हम 3 डायमेंशन से करते हैं तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैनिंग। इसी तरह की स्कैनिंग हम इस तरह के रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से कर सकते हैं। एनर्जी जनरेशन जैसा मैंने बताया, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, ये हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसको यूज करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च में ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आर यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर्स, यानी जो हमारे जो रिसर्च रिएक्टर्स होते हैं, जैसे पूर्णिमा हो गया प्लूटोनियम रिसर्च रिएक्टर फॉर जो हमारी न्यूट्रॉनिक असेंबलीज है, ऐसी जर्लीना हो गया जो हमारे जर्लीना की अगर हम बात करते हैं, जीरो एनर्जी रिएक्टर फॉर लैटिस इन्वेस्टिगेशन इन मल्टीप्लाइंग असेंबली। ऐसे हमारे पास होता है कामिनी कल्पक्कम मिनी रिएक्टर, ऐसे हमारे पास ध्रुव है और हमारे पास अप्सरा है। तो जो रिसर्च रिएक्टर्स है जहां पे हम रिसर्च करते हैं वो ज्यादातर हम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम से करते हैं, क्योंकि ये दूसरे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के कंपैरेटिवली कम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, तो एक्सपेरिमेंटल में पर्पस में हमें ज्यादा डिजास्टर होने के चांसेस नहीं है। बात करते हैं फर्दर यूजेस की, तो यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, इसको हम रेडियोग्राफी में इसको यूज कर सकते हैं। रेडियोग्राफी का मतलब है नॉन डिस्ट्रक्टिव जो टेस्टिंग होती है, कोबाल्ट 60 उसमें यूज किया जा सकता है, इरिडियम इसके अंदर में 192 इसके अंदर में यूज किया जा सकता है। रेडियोथेरेपी जो रेडियोग्राफी आप जानते होंगे, थिकनेस गॉजिंग में इसको यूज किया जा सकता है, यानी कभी भी जैसे मैंने बताया आपको एक्सरे की तरह हम इसमें जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई फ्रैक्चर कोई लीक, यहाँ पे भी हम इस तरीके से जो थिकनेस गॉजिंग के थ्रू हम थिकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं किसी मटेरियल की। लाइक मेटल की शीट की अगर आपको थिकनेस मेजर करनी है और आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो थ्रू दीज रेडिएशंस वी कैन मेजर द थिकनेस, वी कैन मेजर द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक फिल्म्स। वहीं पे अगर हम साइंटिफिक रिसर्च की बात करें तो कार्बन 14 के थ्रू हम यहाँ पे डेटिंग कर सकते हैं, जो कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। वहीं पे हम यूरेनियम 235 को यूज कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। वहीं पे हम कैल्शियम को भी जनरली कभी कभी यूज करते हैं। तो इस तरह के जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं हम उसको यूज कर सकते हैं। ट्रेसर स्टडीज में यूज कर सकते हैं, यानी जहां पे बहुत कम क्वांटिटी में रेडियो एक्टिव आइसोटॉप चाहिए होता है वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। मेनली बायोलॉजिकली इसको यूज किया जा सकता है, एनवायरमेंटली इसको यूज किया जा सकता है। यानी बायोलॉजिकली जनरली हमारी बॉडी के अंदर में जब कोई डिफॉर्मेशन हो जाती है, यानी हमारे अंदर बॉडी के अंदर में अगर कोई ब्लॉकेज हो जाती है, तो ये पता करना कि ये हमारे ब्लॉकेज कितने लेवल तक है, या फिर ये रियलिटी में ब्लॉकेज है या कुछ और है। तो हम क्या करते हैं, कुछ फ्लूइड जो होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप फ्लूइड्स होते हैं जो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में हम यूज करते हैं, उसको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, और जब ये ट्रेवल करता है तो ये पता चल जाता है कि ये इससे पास हुआ है या नहीं, और उसको हम बाहर से रेडिएशंस के थ्रू उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर वो सॉल्यूशंस उसमें एंटर किया है तो इसका मतलब लीकेज नहीं है, और अगर एंटर नहीं कर पाया तो इसका मतलब लीकेज है। तो हम बायोलॉजिकली भी हम जब जो टेस्टिंग करते हैं ब्लॉकेज की, उदाहरण के तौर पे फीमेल में जब फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो जाती है तब भी इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स और जो टेस्ट है वो किए जाते हैं। बात करते हैं फर्दर हेल्थ हैजार्ड क्या हो सकते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन है, डेफिनेटली ये आयनाइज्ड फॉर्म में है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हो जाती है कि हमारी जो अल्फा बीटा और गामा रेज हैं वो किस तरह के जो हमारे टिश्यूज और सेल को हार्म करेंगे, वो हमें जरूरी है स्टडी करना। और डेफिनेटली इसके ऊपर में हमारे लॉन्ग टर्म इसके रेफरकेशंस हो सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
कैंसर का रिस्क इसमें बढ़ जाता है। कैंसर जो ब्लड कैंसर रिलेटेड होते हैं, ल्यूकेमिया ये बढ़ सकता है, लंग कैंसर बढ़ सकता है, थायराइड कैंसर, बोन कैंसर बढ़ सकता है, क्योंकि हमारे जो जीन्स के म्यूटेशंस होते हैं वो इसको यानी ये उनको कर सकता है। हमारे जो नॉर्मल जीन्स है उनको म्यूटेट करके रॉन्ग तरह की इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में सेंड कर सकता है। रेडिएशन बर्निंग की कैपेसिटी होती है इसमें, क्योंकि रेडिएशंस बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे चल रही हैं। हाई फ्रीक्वेंसी पे जनरली क्या होता है, फ्रिक्शन ज्यादा होता है, और फ्रिक्शन हमारी बॉडी के अंदर में बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ सकता है, तो ये बर्न भी कर सकता है किसी टिश्यू या सेल को। एक्यूट रेडिएशन सिकनेस हो सकती है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग, हेयर लॉस, फटीग, ऑर्गन फेलियर, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम एक लिमिट से अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में इसको अगर हम लेते हैं और लॉन्ग टाइम में अगर हमारा ड्यूरेशन में एक्सपोजर रहता है। तो रेगुलेशन की बात करते हैं तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड जो है हमारी रेगुलेटरी बोर्ड, ये सबसे बड़ा बोर्ड है जो कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या किसी भी लिमिट को डिसाइड करता है कि इस मेडिकल सेक्टर में कितनी क्वांटिटी हम यूज कर सकते हैं, एटॉमिक सेक्टर में कितनी क्वांटिटी यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में कितना, रिसर्च में कितना, वो सब डिसाइड करने वाले जो सबसे बड़ी जो पीक और जो अपेक्स बॉडी है दैट इज द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, AERB, जो हैंडलिंग के लिए गाइडलाइंस, यूज डिस्पोजल के लिए गाइडलाइंस इशू करता है। नेक्स्ट है किस रेडिएशन का जो हमें स्टैंडर्ड है, प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड, ये हमें बनाने पड़ते हैं स्पेशली जो वर्कर्स और पब्लिक यूज के लिए। यानी जो वर्कर्स, जो सपोज कीजिए हम मेडिकल साइंस में कहीं पे यूज कर रहे हैं या इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली ऑल द थिंग्स नियर बाय दैट पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव आइसोटोप विल आल्सो गेट कंटामिनेटेड। तो वो जो कंटामिनेट हो जाएगी, उस कंटामिनेशन से जो वहां पे वर्कर काम कर रहा है उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कितने टाइम का एक्सपोजर होना चाहिए उस वर्कर का, उससे ज्यादा टाइम के लिए अगर वो वर्क करेगा उस एनवायरमेंट डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो सब डिसाइड की जाती हैं, किस टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए, कितने डिस्टेंस की और कितना शील्ड लेवल होना चाहिए, यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए किस किस तरह की शील्ड हमें यूज करनी चाहिए, सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं। लाइसेंसिंग सिस्टम और परमिट सिस्टम होना चाहिए। कुछ टाइम पहले ऐसा नहीं होता था, तो हॉस्पिटल्स में क्या होता था, इसको गलत तरीके से भी कई बार यूज कर लिया जाता था, लेकिन उसके बाद में प्रॉपरली AERB और जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, यानी AERB से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आप रेडियो एक्टिव मटेरियल को कहीं भी सिविल या डिफेंस यूज के लिए यूज कर रहे हैं। इट एंश्योर कंप्लायंस विद सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इन मेडिकल, रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हम लोगों के लिए। यानी अगर हम रेगुलेशन और सेफ्टी की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, यानी नॉर्मली ये ट्रक या किसी कार में ऐसे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, वी नीड अ डेडिकेटेड डिवाइसेस फॉर दिस। तो किस तरीके से इसको ट्रांसपोर्ट किया जाए वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पैकिंग किस तरीके से हो, लेबलिंग इसके ऊपर होनी चाहिए और इसके जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी मटेरियल को, कोई डॉक्टर है कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप मटेरियल ले जा रहा है फॉर दी कैंसर ट्रीटमेंट या फिर थायराइड ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहा है और उसको वहीं पे रोक लिया जाए और ये फिर उससे वो उसको अगर वो क्लियर नहीं कर पाए तो उसको टेररिज्म और उसके अंदर में क्लेम लगा दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपरली उसके यानी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। जब भी आप किसी चीज को कहीं से ले जा रहे हैं, कहीं पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लेबल उसके ऊपर होनी चाहिए, पैकिंग उसके ऊपर प्रॉपर होनी चाहिए ताकि हम जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सकें। रेडिएशन की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जैसे गीगर काउंटर जैसे हमारे जो डिवाइसेस होते हैं, गीगर काउंटर डिवाइसेस को सैटेलाइट में भी लगा दिया जाता है, आसपास के रडार सिस्टम में भी लगा दिया जाता है ताकि पता चल जाए कि किस रेडिएशंस की कैपेसिटी हमारे आसपास है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकें। उदाहरण के तौर पे हमारा जो मोबाइल फोन है उसके अंदर भी एक बहुत छोटा सा गीगर काउंटर लगा रहता है जो रेडिएशन जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या नेटवर्क प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा है उसको रिसीव करने के लिए गीगर काउंटर को यूज किया जाता है। तो ऐसे बड़े गीगर काउंटर्स होते हैं जो रेडिएशन को मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं और इंश्योर करते हैं हमारी सेफ्टी। वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है, सबसे ज्यादा जो वेस्ट हमारा प्रोड्यूस होता है वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो हम यूज कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, वहां सबसे ज्यादा क्वांटिटी का रेडियो एक्टिव वेस्ट यूज होता है। दूसरा, मेडिकल साइंस के अंदर में बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव वेस्ट निकल के आता है, तो इसका प्रॉपरली मैनेजमेंट होना चाहिए और इसकी जो हाफ लाइफ है सबको हमें पता होनी चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, प्लूटोनियम 2 जो हमारे पास 39 है उसकी जो हाफ लाइफ है वो 24,000 ईयर्स होती है और वहीं पे जो आयोडीन है उसकी जो हाफ लाइफ है वो 11 डेज के आसपास होती है।
तो हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। सेफ स्टोरेज होना चाहिए, वेस्ट के लिए प्रॉपर डंपिंग साइट्स होनी चाहिए, रिपोजिटरीज होनी चाहिए। कुछ कंट्रीज ने अपनी डिस्पोज करने के लिए उसको लगभग 1.5 किलोमीटर डेप्थ नीचे यानी अर्थ के अंदर अंडरग्राउंड में इसको स्टोर करती है फॉर मतलब ये फ्यूचर यूज के लिए। यानी इस तरह के कुछ फैसिलिटीज हमारी होनी चाहिए इंडिया के अंदर भी और बाहर भी। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। डिस्पाइट strict regulation and safety protocol, the misuse and improper handling of radioactive material continue to pose significant health and environmental risk. Discuss the role of Atomic Energy Regulatory Board in ensuring the safety use of the radioactive material in India, and also analyze the challenge in regulating radioactive substance and suggest measures to improve the safety and accountability in this sector. इस क्वेश्चन को 250 वर्ड्स में एक बार अटेम्प्ट कीजिए और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।